तो कैसे आप सब लोग। आज हम जो हमारा पार्ट 1 है इसको डिस्कस करेंगे पूरी तरह से कि हमारा जो पार्ट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसके बारे में बताता है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट द यूनियन। देखिए हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये क्या है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। जो लेटेस्ट आज कल भी डिबेट चल रही है उसी को हम डिस्कस करेंगे। इंडिया और इसकी क्या टेरिटरीज है, कौन कौन सा एरिया इंडिया के अंडर आता है, इसको हम पूरी तरह से आज डिटेल में देखेंगे। देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, जो हमारा संविधान है, जो इसका पार्ट 1 है, वो बोलता है, वो बात करता है यूनियन और उसकी पूरी टेरिटरी के बारे में। इसमें आपका आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पूरे आर्टिकल आते हैं, 1 से लेकर 4 तक जो ये आपके पार्ट 1 में आते हैं। पार्ट 1 जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें सारे कानून बनाए जाते हैं किसके रिलेटेड, कंट्री के रिलेटेड, कौन कौन चीज़ की स्टेट होंगी, किस किस से मिलकर के हमारी कंट्री बनी है, ये सारी चीज़ें आपको पार्ट 1 में देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें कानून है सारे के सारे। जिसमें कोई नई स्टेट बनानी है, अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, किसी 2-3 स्टेटों को मिक्स करके एक नई स्टेट बनानी है, या किसी के बॉर्डर चेंज करने हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पार्ट 1 में। आर्टिकल जो है इसके अंडर, जो भी इस पार्ट 1 के अंडर आर्टिकल आते हैं, ठीक है। जब वेस्ट बंगाल को रीनेम किया गया, वो ओबीसी का यूज़ करके किया गया। जब कोई नई स्टेट बनाई गई, जैसे झारखंड बनाई गई थी, जैसे छत्तीसगढ़ बनाई गई थी, जैसे तेलंगाना नई स्टेट बनाई गई थी, तो ये सारी स्टेटें जब बनाई गई थी तो हमारे पार्ट 1 का यूज़ यहाँ पर किया गया था उस टाइम पे। अब ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़नी है। कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, जैसे आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ना है, 2 के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 1 में तो आपको पता है नाम और पूरी टेरिटरी आती हैं, पहले भी हम लोगों ने इसको पढ़ा। आर्टिकल 2 में आपको पता है जो न्यू स्टेट की एडमिशन होगी वो आपके आर्टिकल 2 में आता है। जैसे आपको पता है आर्टिकल 2A जो है, इसके थ्रू सिक्किम को लिया गया था इंडियन यूनियन में। आपको पता है सिक्किम पहले एक अलग कंट्री हुआ करती थी, ये हम फिर से अलग से पढ़ेंगे, तो फिर बाद में चलकर ये हमारी एक स्टेट बन गई थी। आर्टिकल 3 जो है ये नई स्टेट के बारे में बात करता है। अपनी न्यू स्टेट बनानी है, या किसी की बाउंड्रीज चेंज करनी है, ठीक है, या किसी का नाम चेंज करना, तो वो आर्टिकल 3 में जाएगा। 2 में है न्यू स्टेट को अपने साथ मिलाना। 4 में आ गया जो भी लॉज बनाए जाएंगे इसमें, वो उसके साथ। और 5th जो है इंफॉर्मेशन देता है रिलेटेड टू पार्ट 1, ये भी हम लोगों ने पढ़ना है। आर्टिकल 4 1 से लेके 4 इसमें डील करते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया हमारा आर्टिकल 1। देखिए आर्टिकल 1 में क्या है, नाम हमारे देश का, साथ ही साथ हमारे देश का एरिया। तो हमारे देश का नाम क्या है, हमारे देश का एरिया कितना है, ये सारी चीज़ें हमें आर्टिकल 1 में देखने को मिल जाएंगी। जैसे हमारे नाम हैं 2, लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंडिया के 2 नाम हैं। इंडिया का नाम एक तो इंडिया है और दूसरा भारत है। हमारे देश के 2 नाम हैं, इंडिया एंड भारत। आर्टिकल 1 ये बात बोलता है। फिर आर्टिकल 1 और क्या बोलता है कि कौन कौन सा एरिया हमारे अंडर आता है। स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी फर्स्ट शेड्यूल के अंडर एरियाज आते हैं वो सारे हमारे हैं। कौन कौन से, जैसे द टेरिटरीज, जो हमारी स्टेट्स हैं ये सारी हमारी हैं फर्स्ट शेड्यूल के अंदर जो आती हैं, और जो आगे एरिया हमारे पास आएगा। फिर दूसरा आर्टिकल जो आ जाता है वो बात करता है एडमिशन या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। किसी स्टेट को आप न्यू एडमिशन दे रहे हो या कोई नई स्टेट बना रहे हो, तो वो आर्टिकल 2 में आएगा। पार्लियामेंट जो कोई भी लॉ करेगा, सीधा लॉ पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ से न्यू स्टेट बनाने की रिकमेंडेशन आएगी, तो वो न्यू स्टेट बना दी जाएगी। जैसे आर्टिकल 2A जो है आपका, आर्टिकल 2A सिक्किम जो बनी थी, इंडिया यूनियन के साथ आई थी सिक्किम, आर्टिकल 2A का यूज़ करते हुए। फिर अगर मैं बात करूं आगे आर्टिकल 3 की, तो आपका जो आर्टिकल 3 है ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ द एरियाज बाउंड्री आर द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। देखिए आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 पूरी तरह से अलग अलग हैं। आर्टिकल 3 जो है ये बात करता है नई स्टेट बनानी है, या किसी स्टेट का मतलब कि जो पहले की स्टेट है उसको उसमें से तोड़ के नई स्टेट बना देनी है, या किसी का नाम चेंज कर देना है, या किसी की बाउंड्री चेंज कर देनी है। जैसे आपको पता है यहाँ पे कि क्या बोलता है पार्लियामेंट, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई एक नई स्टेट बनी किसी एक स्टेट को तोड़ करके, या फिर 2 स्टेटों को या उससे ज़्यादा स्टेटों को मिला करके एक नई स्टेट बना देंगे, ये सारी बातें करता है। या फिर किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना है, किसी स्टेट का एरिया डिक्रीज़ करना है, तो आर्टिकल 3 की ज़रूरत पड़ेगी। किसी की बाउंड्री को चेंज करना है तो आर्टिकल 3 की ज़रूरत पड़ेगी। किसी का नेम चेंज करना है तो भी आर्टिकल 3 की ज़रूरत यहाँ पर हमें पड़ने वाली है।
ये सारी चीज़ें आपको आर्टिकल 3 से ही मिलेंगी। देन तो ये क्या बोलता है कि कोई भी बिल जो है ना वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इसके रिलेटेड प्रोवाइडेड, ठीक है, नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस of the parliament except the recommendation of the president and unless the proposal content will affect the area boundaries name of the state। तो बिना प्रेसिडेंट की मर्जी के ये जो भी आर्टिकल 3 वाले बिल है ना ये इम्प्लीमेंट किए ही नहीं जा सकते, ये पहले प्रेसिडेंट से इनको राय लेनी पड़ती है, तभी जा कर के ये लॉ जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें क्या बोलता है आर्टिकल 3 आपका, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इन दिस आर्टिकल क्लास ए से लेकर के ई तक जो है स्टेट्स इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविंस स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। एक्सप्लेनेशन सेकंड बोलती है द पावर कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट बाय क्लास ए इंक्लूड द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट। एक नई स्टेट बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। वो किसी भी तरह से बना सकते हैं, कोई दो स्टेटों को मिला करके बना सकते हैं या दो स्टेटों को तोड़ करके एक एक नई स्टेट बना सकते हैं। तो ये सारी पावर आपके पार्लियामेंट को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। देन आगे हमारा आ जाता है दोस्तों आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 जो है इसमें कानून है, लास्ट जो भी बनाए गए अंडर आर्टिकल 2 या 3 उनको अमेंडमेंट किस तरह से हम दे सकते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड द फोर्थ शेड्यूल, सप्लीमेंट, ये सारे अमेंडमेंट का जरिया जो आर्टिकल 4 में किस तरह से हम देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं किस तरह से है ये। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई भी लॉ जो है जो आर्टिकल 2 में रेफर किया गया है या आर्टिकल 3 के रिलेटेड है, कोई भी कानून कंटेन सच प्रोविजन जिसके लिए आपको अमेंडमेंट करनी पड़ेगी आपके पहले शेड्यूल की या फिर फोर्थ शेड्यूल की। देखिए शेड्यूल अलग चीज़ है, पार्ट अलग चीज़ है, ये भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। As may be necessary to give effect to the provision of the law may also contain such supplements and incidental provisions as parliament may deem necessary। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल या फिर फोर्थ शेड्यूल में जो भी अमेंडमेंट्स करनी वो आपका आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। Then no such law shall be deemed to be in amendment for this constitution for the purpose article 368। तो ये कुछ बातें जो आपका आर्टिकल 4 जो वो अमेंडमेंट के साथ डील करता है, जो भी कानून 2 और 3 आर्टिकल के अंदर बनेंगे। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है वो हम देख लेते हैं। जैसे अंडर देखिए आर्टिकल 1 जो अंडर विच सिक्किम वाज मेड द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2 जो ए जो है उसके ज़रिए सिक्किम जो हमारा पार्ट बना था, ये मैंने आपको पहले भी बताया। देन तेलंगाना जो है वो इंडिया यूनियन का पार्ट है अंडर आर्टिकल 3। तेलंगाना के लिए आर्टिकल 3 का यूज़ किया गया है और सिक्किम के लिए आर्टिकल 2A का यूज़ यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आर्टिकल 3 जो है इसमें ओरिजिनल प्रोविज़न वाज अमेंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955 के थ्रू। आर्टिकल 3 के जो भी प्रोविजन है ना ये एक अमेंडमेंट के थ्रू लाई गई हैं। अमेंडमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नई चीज़ें ला सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं पे भी फेडरल स्टेट का कंसेप्ट नहीं है इंडिया में। अगर आप पार्ट 1 में पढ़ेंगे वहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट है, फेडरल स्टेट कहीं पे भी नहीं लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसके आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं टेरिटोरियल वाटर एंड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शैल आल्सो बिकम पार्ट ऑफ द स्टेट। जो भी आपका टेरिटोरियल वाटर है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जो समुद्र के एरिया होता है ना उसको इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो डिफाइन किया जाता है वो भी पार्ट होगा स्टेट का या यूटीज़ का। देन यहाँ पे बताया गया है कि इकोनॉमिक जोन क्या है। इकोनॉमिक जोन इज अ सी जोन प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी ओवर विच अ स्टेट हैज़ द स्पेशल राइट ओवर द एक्सप्लोरेशन एंड यूज़ ऑफ मैराइन रिसोर्सेज। तो देखिए इकोनॉमिक जोन एक ऐसा एरिया होता है, सी एरिया होता है ये, जिस पर उस कंट्री का, जिस पर उस स्टेट का पूरा हक होता है, वो वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, उस वाटर को यूज़ कर सकती है उस। देन इसका बेस लाइन क्या होता है, देखिए अब बेस लाइन होता है इसका 200 नॉटिक्स माइल, मतलब कि 370 किलोमीटर, 370 किलोमीटर और 200 नॉटिक माइल जो है वो इसका बेस एरिया है। किसी भी कोस्ट से आप इसको ले सकते हैं। देन डिफरेंस बिटवीन टेरिटोरियल सी एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए टेरिटोरियल सी
और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का फ़र्क क्या है, ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, फर्स्ट मतलब कि जो आपका टेरिटोरियल सी है उसमें क्या होता है, फुल सॉवरेनिटी होती है। वहाँ के वाटर पे जो भी आपका टेरिटोरियल सी है उस पर फुल सॉवरेनिटी होती है किसी भी कंट्री के। लेकिन अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, तो एक सॉवरेन राइट है, सिर्फ कोस्टल स्टेट राइट है, तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इसका मतलब टेरिटोरियल सी जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें आगे चल कर के, एक अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 40 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, वहाँ पे एक न्यू आर्टिकल लाया गया 297, एज टू वेस्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया ऑल लैंड मिनरल्स एंड अदर थिंग्स ऑफ वैल्यू अंडरलाइंग द ओशन। तो ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में ये आर्टिकल डील करता था। आर्टिकल 297 जो 40वीं अमेंडमेंट की गई थी 1976 में, उसके ज़रिए बोला गया कि जो भी समुद्र के नीचे जो भी रिसोर्सेज हैं, पानी में जो भी रिसोर्स, वो सारे इंडिया यूनियन के। द टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैराइन जोन एक्ट लाया गया 1976 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके जरिए बोला गया कि पूरा का पूरा सॉवरेन राइट है हमारा इन सब जगहों पे, चाहे वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो, चाहे वो टेरिटोरियल सी हो, कोई भी जगह हो। ये एक्ट लाया गया 1976 में, 40th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे किया गया। देन हाउ इट इज़ नॉट क्लियर वेदर स्टेट आर डिपोजिंग टैक्स आर द, ये बात वहाँ पे नहीं की गई कि क्या इन पर जो है वो टैक्स भी लगाएगी स्टेट या नहीं लगाएगी, ये बात तो नहीं की गई, लेकिन स्टिल ये कानून ज़रूर लाया गया। देन बोलता है फॉर द क्रिएशन, या अगर क्रिएशन करनी है या फिर डिस्ट्रक्शन करनी है किसी की स्टेट की, तो परमिशन जो है उस स्टेट से, मान लो किसी स्टेट को तोड़ना है आपने, तो उस स्टेट की परमिशन ज़रूरी है। हर एक मसले में ज़रूरी नहीं है, लेकिन इज़ नॉट मैंडेटरी नहीं है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला कि मैंडेटरी है, लेकिन स्टिल उसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए। उस स्टेट लेजिस्लेचर में वो कानून ज़रूर भेजना है कि उनके व्यूज़ लिए जाए। जैसे जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया जेके को, हालांकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी तो यहाँ नहीं बिल भेजा गया, लेकिन मान लो कल को किसी स्टेट को तोड़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा गया कि आपने उससे पूछना है, लेकिन स्टिल आपको वो बिल जो है पहले उस स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में भेजना बहुत ज़रूरी है। तो फिर अगर आप बात करें तो फिर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेसेसरी, तो अब मान लो अगर आर्टिकल 3 के अंडर आपने कुछ भी काम करना है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।